So welcome back again to my another class. Today we'll discuss about the accounting concepts, principles, and the conventions. So we'll go through it. Go through it. Which are called the accounting concepts and which are the principles and which are the conventions. प्रथाएं अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे. So this is Dhiren Kumar Mahata, who is in commerce. Let's get started. तो इसमें साथ हमको यही सीखने वाले हैं बाबू कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, देन उनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उनको कार्य में कौन से काम में आ जाते हैं वो देखेंगे. फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्चुअल. कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है, कुछ अनुमानिक प्रथाएं हैं जिसके आधार पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो सब क्या होते हैं. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इसकी जरूरत, महत्व क्या होता है, इस सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. यही बात. चलिए तोड़ते हुए तो ओवरव्यू में यही है, आज सीखने वाला यही है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन. आजकल क्या हुए बता रहे हैं. अकाउंटिंग कंसेप्ट करके कुछ पहले सिखाया जा रहे थे, अंडरस्टैंड. प्रिंसिपल्स करके कुछ सिखाया जाता है. इन रियलिटी प्रिंसिपल इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स. The terminology principle includes both the concepts and conventions and all the rules, methods and regulations. Understand the point? तो प्रिंसिपल सबके ऊपर है, लेकिन कुछ एक टर्म्स कन्वेंशन के हिसाब से पढ़ाए जा रहे थे, कुछ एक टर्म्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाए जा रहे थे. इन रियलिटी ऑल दीज आर द इंटरचेंजेबली वर्ड्स. All these are the interchangeably words. Understand the point? That is based upon personal जजमेंट अपन ऑथर, कि किसी कोई ऑथर की पर्सनल जजमेंट होगा, वो अलग अलग तरीका की ये तीनों चीज को दर्शाते आ रहे हैं. बट इन रियलिटी देखा जाए तो ये तीनों इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं. समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड द कन्वेंशन. तो उसमें से इतने सारे चीजें, बस आपको भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं बीकॉम में तो आपको यही चीजें लिखना, इतने सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे. आप कैसे याद रखोगे, इसका थॉट बनाओगे या फिर कोई भी माथापच्ची करोगे तो इसको याद रखना पड़ेगा ही. ठीक है ना, यही बात है. Today I am taking class from my home. That's why so it will be more energetic, more explanative, and more informative also. Because I am equipped with all the things and devices and having a good internet connection. Mm. That's it. Look at here. So always when there is, you will get a chance to attend my classes, which will be conducted from my home. Understand the point? Not from the office. You must grab it because I am facilitated with all the advanced equipment and the internet connection. Look at it. So the entity concept. The number one is entity concept लिखा हुआ, फिर money measurement concept. All these will be explained later. Periodicity concept, something are known, something are unknown. कुछ सुने हो फिर भी कुछ भूल गए हो. वैसे तो 11th-12th में भी ये कुछ सुने हुए थे, हल्का फुल्का पढ़े भी होते, लेकिन क्या पता उस टाइम कौन सा समझ में आया नहीं है. आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लिखा हुआ, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, द्वारा कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड म्यूचुअलिटी. ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड. लुक एट इट. सबसे पहले बात क्या हुआ, देखिए पूरा रट्टा हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग भाषा है व्यापार की. समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि आप चले जाओगे अफ्रीका, होगा ना अफ्रीका, वहां पर आप अंग्रेजी कहोगे तो अफ्रीका के जंगलों में कोई नहीं समझेगा. वही आप हिंदी कहोगे कोई नहीं समझेगा. बातों के अलग अलग भाषाएं हैं. मेरा मेरा टूरा होना लू करते रहेंगे. दैट मीन्स दे हैव द ओन लैंग्वेज दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज अफ्रीकन पीपल लाइक दिस. तो व्यापार की व्यापारिक भाषा है, ठीक है ना, जो व्यापारी और व्यापार को समझ में आता है उसको अकाउंटिंग कहा जाता है. तो यही बात है, क्योंकि इस भाषा को यूनिवर्सली लेकर के आए हम. ध्यान से सुनोगे हम क्या क्या बात इसमें कर रहे हैं. यूनिवर्सली लेकर के कैसे आएंगे, कैसे आएंगे. यूनिफॉर्म बेसिस अकाउंटिंग क्यों बनाना पड़ता है और प्रिंसिपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इस का जरूरत क्यों पड़ गया. सुनिए जी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बी ऑर्गेनाइजेशन. आप सुनते रहिए, हम जो बता रहे हैं. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और तरीके से अकाउंटिंग बनाई जा रही है, इस तरीके में कुछ, इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और तरीके से अकाउंटिंग बनाए जा रहे हैं. समझ में आई बात? यहाँ पे अकाउंटिंग करने का जो तरीका है बहुत ही अलग है. इनका बैलेंस शीट खुद का बनाया हुआ है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो वो बना रहे हैं वो खुद के डिजाइन में, खुद के स्टाइल में बना रहे हैं. समझ में आई बात? तो प्रॉब्लम अभी क्या हो जाएगा, ए ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति बी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस को समझ नहीं सकेंगे, बिकॉज दे हैव नॉट यूनिफॉर्मिटी एट ऑल, because they are not following the same principles
द सेम कन्वेंशन, द सेम कॉन्सेप्ट, दैट्स वाई। तो उसलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और वो भी देखिए आप इंडिया के अंदर में, इंडिया के बाहर आप जाओगे, ठीक है ना, फॉरेन कंट्रीज होंगे, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, फिर भी बहुत कुछ ज्यादा तक 95% तक चीज आप समझ सकोगे। क्यों? बिकॉज जो कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जो दिखाए थे आपको, जो जो कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जो प्रिंसिपल से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कहीं भी दुनिया में जाओ वो एक्सेप्टेड है, दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड द अकाउंट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसे बनाए गए। तो सबसे पहले जो होता है वो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो थे, अलग अलग संस्थाओं की अकाउंटिंग को हम समझ सके, इसलिए यूनिफॉर्म बेसिस में कॉन्सेप्ट बनाए गए। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, हम्म, उसको क्या होता है कि कंसिस्टेंसी उसमें फॉलो हुआ आता है। कंसिस्टेंसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, मतलब इस साल जिस हिसाब से जो प्रथाएं लगा करके, जो नियम कानून लगा करके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, वो अगले साल भी लगाएंगे, जब तक जरूरत ना हो तब तक चेंज नहीं करेंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, यही बात है। और ये सब कुछ किया गया इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग, यही बात है, समझ में आई बात? इसलिए ये सब किया गया। whether I will not be audible or visible, you may comment me, I am watching all your things, understand the point? hope कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, understand the point, this is the thing। नेक्स्ट, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हटाने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए ये सब किया गया। अगर सेम कॉन्सेप्ट ए ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट बी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल इनके कारोबार और इनके कारोबार आपस में समझ आएगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दे विल बी अंडरस्टूड म्यूचुअली, ये बात है। आगे चलते हैं, तो सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसको कहा जाता है, फिर देखेंगे प्रिंसिपल्स किसको कहा जाता है, फिर देखेंगे कन्वेंशन किसको कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम बता रहे हैं बाबू, आपको गुमराह बनाया जा रहा है, आपको अंधेरा में रखा गया है, ऑथर्स ना जाने क्या क्या लिख देते हैं, ये सब चीज कुछ नहीं है। अगर सबको कॉन्सेप्ट कहें तो कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा? अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन प्रिंसिपल्स करके, कॉन्सेप्ट करके ऐसा कुछ और चीजें है नहीं। नाउ डेज ऑल आर यूज्ड एज द इंटरचेंजेबली वर्ड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात। धीरे 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 हम बताते रहेंगे। चलो आगे। तो सबसे पहले देखो लिखा क्या हुआ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखो, तो कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बात करेंगे, क्या होता है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले A concept define the assumption, सबसे पहले ये assumption लिया गया on the basis of which financial statement of business entity are prepared। तो concept को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से हम प्रिपेयर कर सकें, यही बात है। certain concepts define, just a single minute। तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रियलिटी बिजनेस के अंदर जो भी होता है, समझ में आई बात, वो हमारे अंदर की बात है, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाला है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाला है। लेकिन 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 वो जब हमारा डेटा बाहरी लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहरी लोग एक्सेस करते हैं, तब लोग हमको जज करने लगते हैं, समझ में आई बात, किसी जो थी, तब वो हमारे बारे में आइडिया क्रिएट करने लग जाते हैं। वो क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो दुनिया के लिए अवेलेबल होता है, दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, दैट इज अवेलेबल फॉर द पब्लिक, दैट इज बीइंग अपलोडेड इन द ऑन द वेबसाइट, दैट्स हम ऐसे अच्छी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एरर फ्री और यूनिफॉर्मिटी और इंफॉर्मेटिव वे में बना के देगा, जो कि पब्लिक एक्सेस करेंगे, ताकि हमको गुड रेपुटेशन और रिकॉग्निशन रहेगा। तो सबसे पहले ये कोई आजम्पशन ही था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए काम में आ रहा था। कैसे पैदा हुआ कॉन्सेप्ट हम बात करें, ठीक है। कुछ कंसेप्ट जो है पहले परसीव्ड मतलब एक्सेप्टेड किया गया और एज्यूम किया गया। परसीव्ड मीन्स फर्स्ट दैट इज बेस्ड अपॉन योर परवेसिव, परवेसिवनेस मतलब क्या होता है? यू कन्विंस्ड टू एक्सेप्ट समथिंग। नेक्स्ट टू इट इज एज्यूम्ड, समझ में आई बात। उसके बाद एज्यूम भी किया गया, फाइनली एक्सेप्ट कर दिया गया। इन अकाउंटिंग प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी। आगे लिखा हुआ देखो, कॉन्सेप्ट का रियल मतलब समझ में आएगा। रियल मतलब अगर कॉन्सेप्ट की जनरल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है, इट इज ए आइडिया और नॉशन। कॉन्सेप्ट क्या है?
पहले किसी की दिमाग में एक आया हुआ आइडिया, पहले किसी के दिमाग में आया हुआ एक छोटा सा आइडिया, समझ में आई बात? जो आइडिया की जस्टिफाइड था, जो आइडिया की जस्टिफाइड था, चाहे अकाउंटिंग करने के लिए हो, चाहे रॉकेट बनाने के लिए हो, चाहे कि एरोप्लेन बनाने के लिए हो, समझ में आई बात? किसी के दिमाग में आया हुआ एक आइडिया जो कि जस्टिफाइड एंड साइंटिफिक था, बाद में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड हो गया, बाद में जाकर के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड हो गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इस चीज को कहा जाएगा कॉन्सेप्ट, यही बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे कॉन्सेप्ट हम यूज करके एरर फ्री एंड यूनिफॉर्मिटी वे में हम उसको बना सकते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट? जो मेन इंपोर्टेंट चीज होता रहेगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे, यही बात है। अगर आपको उससे भी ज्यादा चाहिए और डिटेल्ड, इसमें पूरा एंटायर डिटेल्ड थियरी है, अगर चाहिए वो आप कैसे कलेक्ट करोगे वो आपको पता है, समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, you can make a screenshot and all these things to keep your own record. Next, so accounting principles किसको कहेंगे? accounting principles बता रहे हैं। so accounting principles are body of doctrines। अब क्या होता है वो धीरे धीरे बताएंगे। commonly associated with the theory and procedure। अगर एक कॉन्सेप्ट वो हुआ, प्रिंसिपल्स किसको कहेंगे? सबसे पहले बता दे रहे, देखो डॉक्ट्रिन्स का मतलब बता रहा है, कोई एक रिलीजियन जब शुरू होता है, कोई एक रिलीजियन जब शुरू होता है बाबू, उसमें जो होते हैं, जो भी प्रीस्ट होते हैं या फिर जो भी कहते हैं उसको लीडर होते हैं, समझ में आई बात? उन लीडर का जब कहा गया बातें, समझ रहे हो कि नहीं, बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं सब कोई, बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ तो अच्छा भी होता है, कुछ हो सकता है मैनकाइंड के हित में ना हो, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑल दिस कॉल्स आर डॉक्ट्रिन्स। समझ में आई बात? डॉक्ट्रिन्स का मतलब एक्चुअली मतलब क्या होता है कि बाय सर्टेन लीडर, सर्टेन साइंटिस्ट, ऑथर, who facilitate you, who provides you the knowledge, rules, एंड बाद में जाकर के वो बाउंड हो जाते हैं, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन। जैसे आप देखोगे कि जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं वो कुछ गाइड टाइम टू टाइम, जो मुस्लिम प्रीस्ट होते हैं वो टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस जारी करते हैं, ठीक है ना, वो सबको आपको फॉलो करना होता है, वही बात है, तो उस सबको डॉक्ट्रिन कहा जाता है। लाइक दिस, तो हम कहें कि प्रिंसिपल, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने वाले इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट कुछ प्रथाएं जारी किए, कुछ रूल्स जारी किए, जो कि थियरी और प्रोसीजर में, प्रैक्टिस में काम में आया, जिसके जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट? एंड इस सब का ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब एक प्रिंसिपल का ऑल्टरनेटिव दूसरा हो सकता है, समझ में आई बात? जैसे कि हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, WDV मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, आप लोग को पता है, और हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। याद आया आप लोग को? तो हर एक प्रिंसिपल्स का एक ऑल्टरनेटिव भी होता है इस संसार में, तो जो आपको आपके हिसाब से जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो, यही बात है। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ खूबियां होते हैं, क्या होंगे? यही बात है, वो रियल एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले तो ये भी एजम्पशन ही है, क्योंकि कोई एक चीज ठीक है कि नहीं जानने से पहले कभी वो एजम्पशन हुआ करता था। जैसे हम बता रहे, प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख देंगे, बार बार एजम्पशंस को वर्ड क्यों यूज हुआ, ठीक है ना, हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्यों एजम्पशन हुआ, बता रहे हैं हम, बता रहे हैं। जब इंसान जंगल में था, घना जंगल में था, अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो वहां पे आग लग रहा था, कोई एक आग को छुआ होगा भाई, हाथ जल गया, तब पता चला कि यू शुडंट टच, यू शुडंट पुट योर हैंड ऑन द फायर। अंडरस्टैंड द पॉइंट? बिकॉज इट हर्ट। Get the thing? तो लाइक दिस कि पहले सब कुछ आजम नहीं होता है, जैसे कि क्या खाना है क्या नहीं। पहले जब इंसान जंगल में था उसको कैसे कैसे पता चला कि कौन किसी का खाना है क्या नहीं? पहले कोई जहरीला फल खाया होगा, मर गया भाई, तो बाकी साथियों को पता चला कि वो नहीं खाना है, और वो अगली पीढ़ी तक संवाद चला गया कि तुम इसको खाना नहीं तो मरोगे। समझ में आई बात? तो आजम्पशंस पहले जो आते हैं उसमें से कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल आया, लेकिन वो रियल होने चाहिए, रियल एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए।
और वो समझ सके, जिसको समझाया जा सके, और वो सिंपल होना चाहिए। तो सरल होना चाहिए और समझ सके और जिसको समझाया जा सके, प्रिंसिपल ऐसे होगा। ऐसे कोई प्रिंसिपल नहीं होना है जिसको तुम कभी समझा ही नहीं सकते। आप कहोगे कि हमें पता है, लेकिन कोई भी समझा नहीं सकते, वो कभी प्रिंसिपल नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात। तो बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे अकाउंटिंग में नहीं आ सकता है, क्योंकि इंसान को, अकाउंटेंट को बिग बैंग थ्योरी नहीं समझ में आएगा। और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम वो फॉलो होने चाहिए। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड। और फिर क्या लिखा, दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। और जो प्रिंसिपल सब बनाए होंगे, एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शन, आगे जाकर के फायदे होंगे, मुनाफे होंगे, लॉस होंगे, वो सब बता सकते हैं। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन में जो हिस्सा लेता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर, दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर, दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर। एक ऐसा एक आप कहोगे प्रिंसिपल है अकाउंटिंग में जो कि सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट है, और इस वो सब हमको ही पता है और किसी को पता नहीं है, कोई फॉलो नहीं कर सकता। दैट शुड नॉट बी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड द पॉइंट। So which is familiar and which is very much informative to the public, understand the point, generally accepted, उसको ही कहा जाता है। यही बात होता है। अंडरस्टैंड। आई गॉट ए फोन कॉल। ओके, मूविंग एड। आई गॉट ए फोन कॉल। नेक्स्ट, कन्वेंशन क्या होते हैं, तो सबसे पहले बता दे रहा हूँ। कन्वेंशन, बाबू सुनो, कन्वेंशन तो होता है, अगर हिंदी मतलब बात करें तो ये प्रथाएं, समझ में आई बात, ये प्रथा है। So it may not be that much of justified. It may not be scientific. It's not the uh, in real sense the accounting principles, but these are certain practices that followed from generation to generation. Understand the point? यही बात है, प्रथाएं जो फॉलो होते आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया ना, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होता है, बाई प्रैक्टिस इट एमर्ज। समझ में आई बात। तो ये कैसे निकला ना, बाई प्रैक्टिस, काम करते 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 जो प्रैक्टिस आ गया लोगों के अंदर में, बाद में जाकर के वो एक्सेप्ट हो गया, धीरे 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 एक्सेप्ट हो गया। यही बात होता है। अंडरस्टैंड। जैसे आपको बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, कुछ एक बात, एक मिनट, क्या हुआ आपको समझ में आ जाएगा। स्टोरी होता ये है कि जो जंगल एरिया होता है, सुनो आप लोग, क्या होता है कन्वेंशन, जंगल एरिया होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो वहां पे जब हार्वेस्ट, ठीक है ना, विंटर हार्वेस्ट जब खत्म होता है, विंटर हार्वेस्ट कब खत्म होता है आपको पता है, दिसंबर के बाद जनवरी में, ठीक है ना, तो जनवरी के महीने में तो विंटर हार्वेस्टिंग होता है फिर, ठीक है ना, फसल होता है, उसके बाद अमल किया जाता है जनवरी के महीने में। तो पहले क्या था, क्योंकि उस टाइम हाथी का डर, हाथी भाई खा जाता था भाई, ठीक है ना, आपकी जो जो भी वही खेती नुकसान कर देता था हाथी। तो इसलिए क्या होता है कि हाथियों को भगाने के लिए वहां पे मसाल जलाए जाते थे। तो से दे यूज टू सेट फायर ऑन द शोर ऑफ द, ऑन द बैंक ऑफ द जंगल। वो क्या कर रहे थे ना, मसाल जलाया करते थे पहले। तो बाद में क्या हुआ, धीरे 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 चलते 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 वो एक फेस्टिवल बन गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट, फेस्टिवल बन गया। तो इसलिए क्या होता है कि मकर संक्रांति में, समझ गए, वो मकर संक्रांति का होता है, वही जनवरी में होता है। तो मकर संक्रांति में फिर सबको ही मसाल जलाने लगे। अब पता नहीं ये कहां से आया था, क्या हुआ था, लेकिन वही बात हुआ कि सबको ही मसाल जलाने लगे। सो दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड, बट दिस इज, हो सकता है हाथी भगाने का कोई दूसरा भी तरीका हो सकता था। अंडरस्टैंड द पॉइंट, बिकॉज द एलिफेंट विल फियर ऑफ द फायर, दैट्स इट, they just avoid themselves to come near the harvesting field। तो पहले शुरू तो हुआ था कि हाथी भगाने के लिए, बाद में जाकर के वो फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया, फेस्टिवल बन गया। इस तरह ही तो कुछ जब एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, उसको अमल में लिया जाता है, तो उसको कन्वेंशन कहते हैं। तो कुछ प्रथाएं हैं, वो फॉलो किए जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, यही बात।
इसको चेंज कर सकते हो आप। जिस वो प्रथाएं में भी चेंज, द कन्वेंशन द ट्रेडिशंस में भी चेंज चेंज किए जा सकते हो। क्यों करोगे? अगर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, एक अच्छी बदलाव लाना है अकाउंट में, उसको चेंज कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट? और ये हो सकता है यूनिवर्सली इसका एप्लीकेशन ना हो। बस यही अंतर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल और कन्वेंशन में, बस यही अंतर है। समझ में आई बात? सबसे पहले ये प्रथाएं होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं दैट एमर्ज आउट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग वर्क, और ये बदलाव उसमें लाया जा सकता है। लेकिन कब लाओगे ये बदलाव? अगर आपको चाहिए कि लग रहा है कि अकाउंटिंग और भी बेहतर हो सकते हैं, और भी बेहतर और बढ़िया हो सकता है, जब आपको लग रहा है अकाउंटिंग, तब जाकर के आप इससे चेंज करोगे। और ये जो प्रथाएं होते हैं आप फॉलो कर रहे हो सकता है उससे बेहतर ट्रेडिशन और किसी और को आ रहा होगा, तो वो आपकी प्रथा फॉलो नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। समझ में आई बात तीनों चीज? अभी लास्ट में बात यही हुआ। लेकिन आजकल के जमाने में, और ये पुराना कंसेप्ट नहीं रहा, कंसेप्ट हो या फिर कन्वेंशन हो या प्रिंसिपल हो, लोग क्या हुआ इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। इंटरचेंजेबली मतलब तीनों, चाहे कंसेप्ट हो, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, जो भी हो, जो अकाउंटिंग को बेहतर बना सके उसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए सबको कंसोलिडेटेड एक्यूमुलेट करके हम एक साथ पढ़ेंगे। यही बात है, एक एक पॉइंट को, एंटिटी कॉन्सेप्ट, इतना सारा कॉन्सेप्ट को एक एक बार पढ़ेंगे, मतलब कंसोलिडेटेड पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? आपको यहाँ से पता करने की जरूरत भी नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा कन्वेंशन है, बाद में तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। यही बात, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्या था देख लीजिए आप। ठीक है, देखो तो कॉन्सेप्ट, हाँ पहले एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ, एंटिटी कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सबसे पहले एंटिटी का मतलब होता है परिचय। ये आप सबसे पहले रट लो, परिचय। बाबू एंटिटी कॉन्सेप्ट कुछ सुना होगा, कुछ अनसुना होगा, लेकिन उसका एक्चुअली मतलब, सही मतलब और बढ़िया मतलब हम बता देंगे। समझ में आई बात? जो कि आपको याद रह जाएगा। और इसका एकदम डिटेल नोट चाहिए तो वो कलेक्ट कर सकते हो, बाद में कैसे कलेक्ट करोगे क्या हम बता देंगे, डायरेक्ट हम शेयर नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज द थिंग। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट पहले देख लो, जो बता रहे हैं अभी उसको समझने में ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लगाने में या फिर कहीं से कॉपी और करने के लिए उसमें ध्यान मत दो। अंडरस्टैंड? देखो एंटिटी का मतलब होता है परिचय। तो परिचय कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, परिचय कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? वो कह रहा है कि हमारा बिजनेस का, हमारा व्यापार का एक अपना ही पहचान अलग सी है ऑनर के अलावा। ये बात है, एकदम एकदम याद है, आप लोग को भी याद है, लेकिन थोड़ा बारीकी से इसको डिस्कस करेगा। यही बात। तो ये जो व्यापार है और ये जो उसका ऑनर है, समझ में आएगा? ये जो ऑनर है, इन दोनों का ना एक सेपरेट आइडेंटिटी है। समझ में आई बात? तो इसका बिजनेस अलग है, बिजनेस का बिजनेस अलग है, और ऑनर का बिजनेस अलग है, आपस में मर्ज नहीं हो सकता। कभी भी ओनर अगर पैसा देगा ना बिजनेस को, तो उसको बिजनेस के लिए लोन माना जाएगा। ध्यान से सुनो मेरा बात, कभी भी ओनर देगा पैसा, हालांकि वो अपने ही व्यापार में पैसा दे रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए वो लोन माना जाएगा। इसीलिए तो बाबू कैपिटल को लाइबिलिटी कहा जाता है। अब समझ में आई बात? इसलिए तो बाबू कैपिटल को लाइबिलिटी कहा जाता है। अगर बिजनेस कभी ओनर को पैसा देगा ना, तो उसकी ओनर की लाइबिलिटी माना जाएगा। समझ में आई बात? ओनर की लाइबिलिटी माना जाएगा। इसलिए तो ओनर कभी पैसा उठाता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहो, उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। समझ में आई बात? अब दोबारा इसको बात करते हैं। ओनर दिया पैसा, वो बिजनेस के लिए क्यों लाइबिलिटी हुआ? क्योंकि बिजनेस कभी ना कभी उस पैसा को इस्तेमाल करके उसमें से मुनाफा कमा के कभी ना कभी तो रिटर्न देगा ना ओनर को, इन शेप ऑफ प्रॉफिट, है कि नहीं? इन शेप ऑफ प्रॉफिट। इसलिए इसका लाइबिलिटी है बिजनेस का। कहीं से भी पैसा मिलो, मिस्टर एक्स दे रहा पैसा लोन है, बैंक दे रहा पैसा लोन है, तो ओनर भी दे रहा पैसा, दैट इज लोन। दैट्स ही बिजनेस का अपना एक पहचान है, अपना मालिक के अलावा। So that's why it has its own recognition, own identity from its owner. एंड ओनर का जो भी हिसाब होगा, कारोबार होगा, वो उसकी पर्सनल खाता में रिकॉर्ड होंगे, बिजनेस खाते में रिकॉर्ड नहीं होंगे। उसका जो फैमिली या ट्रांजेक्शन होगा, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन,
वो पर्सनल खाता में उसका रिकॉर्ड होंगे, बिजनेस खाता में रिकॉर्ड नहीं। एंड व्यापारी कोई भी व्यापार की ट्रांजैक्शन उसकी पर्सनल अफेयर्स में, मतलब उसकी पर्सनल अफेयर्स का मतलब होता है उसका पर्सनल कारोबार में बिजनेस की खाता इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस खाता नॉट बी इन्फ्लुएंस, नॉट अफेक्टेड बाय द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर। तो मतलब दोनों ही सेपरेट बात है। जैसे हम बात किया अभी, कुछ पैसा दे रहे हैं, बिजनेस दे रहा है ओनर को, वो ओनर के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए एसेट है। कभी ओनर दे रहा पैसा बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है और ओनर के लिए एसेट है। इसका मतलब ये कोई ना कोई कभी ना कभी उस पैसा को फिर से वापस करने के लिए लायबल है। समझ रहे हो? इन रियलिटी करते नहीं है, अपना बिजनेस है, वापस क्यों करें? वापस नहीं करेंगे लेकिन लिखा तो जाएगा खाता में, इसका मतलब वही है। ठीक है। तो इसके आधार पे क्या रिजल्ट आता है हम एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानो कि एग्जाम्पल उठाते हैं, तो हर एक चीज को हम इलस्ट्रेशन के जरिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इतना वक्त हमको जाकर के ऑफिस में मिलता नहीं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। यही बात है, जुड़े रहिए, बिल्कुल समझ सकते हो। तो बात इसमें ये हुआ कि मिस्टर एक्स जो शुरू किए व्यापार 7 लाख रुपया लागत में, जिसमें कि 5 लाख रुपया का मशीन खरीदा गया और बाकी हाथ में पैसा रहा, तो अभी क्या रिकॉर्ड होगा? 5 लाख की तो मशीन रिकॉर्ड होना है। देखो मशीन 5 लाख, हाथ में रह गया कितना? 2 लाख। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स कुल कितना पैसा फंसाए थे? 7 लाख। इसको कौन से हेड पे लिखा जाएगा? कैपिटल। ध्यान से सुनते रहो, उसके कौन से हेड में लिखा जाएगा? कैपिटल के हेड में। अंडरस्टैंड द पॉइंट? एंड दिस कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए, आपके लिए नहीं। याद रखते रहो, याद रखते रहो, याद रखते रहो। अकाउंटिंग होता है बिजनेस के लिए, ओनर के लिए नहीं, या फिर कोई भी पर्सन के लिए नहीं होता है। अकाउंटिंग व्यापार के लिए होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दैट मीन्स यू शुड स्टैंड इन द ऑफिस ऑफ द बिजनेस एंड थिंक एवरीथिंग। उसके अंदर रह करके आपको सब कुछ सोचना है। तो क्योंकि यहाँ पे दिए थे ऑनर ही पैसा नहीं लिखा गया, कि मिस्टर एक्स की पैसा लिखा गया कैपिटल। अब इसमें समझ में आ रहा है? और दिस कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो इसमें से साफ पता चला कि जो व्यक्तिगत कारोबार है ऑनर की और जो व्यापारिक कारोबार है, दोनों में फर्क है, अंतर है। दे कैन नॉट बी मार्च्ड इनटू ईच अदर। बहुत बढ़िया, बहुत सही। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे व्यापारिक लागत था 7 लाख, मशीन था इतना, ठीक है। आगे देखो, फिर लिखा हो, मान लो 5,000 रुपया उसकी फैमिली एक्सपेंसेस के लिए खर्चा होगा, तो उसके पास कहां से पैसा होंगे? वो तो बिजनेस से ही लाएगा। हाँ, ला सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड क्या होगा? ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो भाई, थ्योरी कभी नहीं लिखोगे ऐसा कि ओनर कैन नॉट विथड्रॉ मनी फ्रॉम इट्स बिजनेस। नहीं नहीं, ही कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस, बट दैट विल बी ट्रीटेड एज हिज, दैट विल बी ट्रीटेड एज हिज ड्रॉइंग्स, एंड which will reduce his investment। समझ में आई बात? तो एक्स को क्योंकि 5,000 की जरूरत था, तो 5,000 बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसका जो पूंजी था 7 लाख की, उसमें से 5 लाख माइनस कर दिया जाएगा और आधी से माना जाएगा उसकी सिर्फ और सिर्फ 6,95,000 ही उसका पूंजी है। समझ में आई बात? आप कहोगे तो ऐसा करते करते क्या ओनर पैसा नहीं ले सकता? वो मिसकंसेप्शन में कभी मत रहोगे। यस, ओनर कैन विथड्रॉ मनी एनी अमाउंट as you wish, any amount as you wish। Understand the point? I'm getting several phone calls। हाँ, तो अगर वो ऐसा करेगा तो ओनर विथड्रॉ अगर करेगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं होना है ना। एट द ईयर एंड प्रॉफिट भी तो होगा, फिर प्रॉफिट होने से फिर से तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, तो फिर से इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। अब समझ में आ रहा है बात? तो वो खुद की एक्सपेंडिचर के लिए पैसा उठाता है ओनर, और क्योंकि कभी मुनाफा होता है तो उस मुनाफे जोड़ जाते हैं पूंजी में, तो उसका पूंजी और लागत बढ़ जाता है, लेकिन हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको यही देखने को मिला। अंडरस्टैंड द पॉइंट? आगे चलो, मशीनरी फिर से कितना बचा? 5 लाख। अभी कैश कितना हुआ?
2 लाख क्या था, 5 लाख वो उठा ले गया, तो 1,95,000 क्या और बचा हुआ है। फिर से ऐड करोगे तो उतना ही होना है, ठीक है, क्योंकि असेट लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल होता है, आपको पता है। चलिए आगे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है, 2 नंबर में आया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो सबसे पहले वाला कंसेप्ट आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या याद रखे आप लोग, एंटिटी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करोगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर एंटिटी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को एम्फासिस करोगे। बहुत इजी है, पैसा की मापन, समझ में आई बात, जो चीज पैसों में तोल सकते हो उसी चीज को लिख सकते हो, बहुत आसान भाषा है। कोई भी एक व्यापारिक कारोबार, कोई भी एक घटना, सब कुछ पैसों की मूल पे नहीं तोला जा सकता है, तो उसको नहीं लिखा जा सकता है। जो पैसों के हिसाब से उसकी आपका कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो, देन ओनली इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टार्ट करें, देखो, तो एनी इवेंट ट्रांजैक्शन, कोई भी कारोबार दैट कैन बी क्वांटिफाइड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। समझ में आई बात, तो तब जाकर के रिकॉर्ड करना है, अन्यथा उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। पहली बात, क्यों ऐसा है, क्योंकि पैसा ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पैसा ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। होता ना भाई कि आप ये दुकानदार है, सामान बेच रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक सामान उसको बेच दे करके आ जाओगे, वो वाला जमाना तो अब रहा नहीं है। दुकानदार आपको सामान बेच रहा है टीवी, आप ऐसा नहीं होगा कि आप उसको जूता बेचते करके आ जाओगे। अब क्या करते हो, फिर उसको पैसा ही देते हो ना। तो ओनली मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जिसका मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं आकलन कर सकते हैं, उसको हम लिख भी नहीं सकते हैं अकाउंटिंग में, ये रूल है, ठीक है। क्यों, फिर से बात करें, अच्छी बात हम करते हैं 2 हजार बात। देखिए, तो पैसा ही मीडियम एक्सचेंज क्यों हो गया ना, इसको स्टैंडर्ड इकोनॉमिक वैल्यू है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू है। इसका मतलब समझाएंगे, बिल्कुल समझाओ। 100 रुपए की एक नोट है, राम के लिए 100 रुपए है, रहीम के लिए भी 100 रुपए है, समझ में आई बात। ये अलेक्जेंडर आ गया, उसके लिए भी 100 रुपए ही है, अंडरस्टैंड। लेकिन आप एक मोबाइल फोन पकड़े हो, अभी मोबाइल फोन पकड़े हो, जो भी है, मान लो आपके पास है ओप्पो X2 मोबाइल फोन, तो ये आपके लिए 15,000 या 17,000 रुपया हो सकते हैं। कोई इसको सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही मानेगा, क्यों, उसे पसंद ही नहीं है, बोलेगा भी नहीं अब से 5,000 में। कोई तो फ्री दे दोगे फिर भी नहीं लेगा। तो योर ओप्पो X2 इज एन एलिमेंट विच हैज नो एनी स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू और ए फिक्स्ड इकोनॉमिक वैल्यू। समझ में आई बात, मनी हैज इट्स ओन फिक्स्ड इकोनॉमिक वैल्यू, यही बात है, ठीक है। तो इसलिए मनी मेजरमेंट जिसका किया जा सकता है, उस सारे ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे। आप भी ऐसे ही लिखोगे, जस्ट सिंगल मिनट। हाँ, नेक्स्ट, वन थिंग इज डन अनदर, चलिए बता रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसा घटना होगा, कारोबार होगा या कोई एसेट होगा जो कि बहुत कीमती हो, लेकिन उसको हम मॉनिटरी टर्म्स में कभी वैल्यू नहीं कर सकते, तो उसको आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हो, खाता में आप लिख नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो कि एम्प्लॉइज, आपकी एम्प्लॉई है, क्या आपको पता है, ओनली द एम्प्लॉइज आर द asset, the biggest asset of the company, employees are the biggest asset of the company। आप कहोगे हाउ, हाउ, ये कैसे है, because they put their effort for the growth and development of the company, they have the idea, they implement the ideas, they take the decisions, they put their best to create goodwill, not the machines and the factories। एक एम्प्लॉई होते हैं जो कंपनी को बचा के रखे हैं, ये कंप्यूटर सब नहीं, ये टेबल कुर्सी सब नहीं। दैट मीन्स एम्प्लॉइज हैव द मोर वैल्यू देन देयर एसेट, दे आर द रियल एसेट्स ऑफ देयर कंपनी। बट इंसान की पैसों की मूल पे आप वैल्यू नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स कैन नेवर बी मोनेटाइज, ह्यूमन बींग्स कैन नेवर बी वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ द मनी। दैट्स वाई वो इतना कीमती एसेट्स हमारे लिए हैं, फिर भी वो पैसों की
वैल्यू में हम उनको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हम खाते में नहीं दर्शाएंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीक वो कौन सा मॉनिटरी वैल्यू में आप दिखाओगे? जैसे कि यहाँ पे हम लिखे थे, हमारा क्या चल रहा है, रुपीज, ये है रुपीज। यहाँ पे देखो नहीं, सिर्फ डॉलर का सिंबल है, ये पिक्चर में देखो साइड वाला, यहाँ पे येन है, डॉलर है, यूरो है, बहुत सारा देख रहे हो कि नहीं? ये सब जो जो पिक्चर है, जो थीम है, बढ़िया थीम बना देते हैं भैया, पीपीटी बढ़िया बना देते हैं कभी, ठीक है ना? यही बात है। चलिए आगे देखो, टाइम टू टाइम हम बताएंगे, लास्ट में आपको पता चलेगा। यू कैन विजिट माई यूट्यूब चैनल टू सी द पास्ट क्लासेस एंड ऑल दिस थिंग, लास्ट में बताएंगे आपको। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या बता रहे थे, हाँ, आपको कौन से यूनिट्स में आप दिखाओगे सारे के सारे थिंग, दैट इज द रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री। हमारा रूलिंग करेंसी क्या है? रुपीज, रुपया रुपया रुपया, सुने हो कि नहीं? आई लव रुपया रुपया रुपया, वही। अब आप यहाँ पे तुमको कोई दे भी देगा तो पाकिस्तानी टका दे देगा तुमको, या बांग्लादेश टका दे देगा तुमको, तो कोई कोई मतलब तो नहीं रहेगा ना। पाकिस्तान रुपी जैसे होता है। तो रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री आवर इंडियन रुपीज, दैट इज व्हाट कॉल्ड द आईएनआर। ठीक है, तो इंडियन रुपीज के हिसाब से ही हम सारे के सारे बैलेंस शीट लिखेंगे। यूं नहीं होगा कि एक फिगर डॉलर में लिख दिए, एक फिगर रुपीज में लिख दिए, नहीं होना। दैट इज व्हाट कॉल्ड द रूलिंग करेंसी। उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। देखो, मान लो कि कोई एक चीज, ठीक है ना, हम कर रहे हैं, बिजनेसमैन गुड सेल किया 50 लाख का, इंडिया में सेल किए, 8 मीन इंडियन कंट्री में, और वो क्या करें, और भी बहुत ज्यादा सेल करें, 1 लाख यूरो इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में आप डॉलर में भी कारोबार कर सकते हो, यूरो में भी कारोबार कर सकते हो। तो 50 लाख हम इंडिया में बेचे माल, और 1 लाख यूरो यूएस में बेच दिए माल। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि आपके जो स्टेटमेंट में 50 लाख यूरो, सॉरी 50 लाख रुपीज प्लस 1 लाख यूरो, 50 लाख रुपीज प्लस 1 लाख यूरो, नॉट लाइक दैट। You have to convert the euro in the terms of the rupees, then only you have to reflect। अच्छा बात है सर, बिल्कुल। चलिए आगे देखो, तो फिर अब क्या करोगे ना, मान लो कि 1 यूरो जो है वो 71 रुपया है अब इंडिया में। सो 1 यूरो, सॉरी 1 यूरो इक्वल टू द रुपीज 71। नाउ 1 लाख यूरो, दैट बिकम्स टू 71 लाख रुपीज। Now your total salary will be 50 lakh rupees plus the 71 lakh rupees, and these are added together. These are added together. 50 plus 71, that becomes to 121 lakhs of money. Understand the point? 121 lakhs money. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आई बात, कि यूनिफॉर्मिटी यूनिट्स में दिखाना है। यूनिट आपकी इंडियन टर्म है तो इंडिया में दिखा सकते हो, यही बात है। ठीक है, चलिए पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, अभी पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट आ गया। क्या मतलब है इसका, क्या भावार्थ है पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट का, बता रहे इट डिफाइन द अकाउंटिंग पीरियड, इट डिफाइन द अकाउंटिंग पीरियड। थोड़ा सा आगे बात करोगे, एक्चुअली कॉन्सेप्ट का नाम पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट है, कहीं भी लिखा गया कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेकिन रियलिटी वो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट है। दैट पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट डिफाइन द अकाउंटिंग पीरियड। बताओगे ना, कोई एक समय का व्यवधान में हम सारे रेवेन्यूज लेंगे, मतलब सारे इनकम, और उसी टाइम का ही एक्सपेंसेस लेंगे, फिर कोई एक समय का व्यवधान का हम प्रॉफिट निकालेंगे, या तो लॉस होगा तो लॉस निकलेगा, और क्या। इसको कहते हैं पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। थोड़ा एलाबोरेट करोगे सर? बिल्कुल। देखो कि जो मुनाफे होते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होते हैं, या फिर हमारा उतार चढ़ाव कैसा चल रहा है व्यापार में, परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, एंड ऑफ द बिजनेस नहीं मेजरमेंट किया जाता। एंड ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है ये व्यापार कितना साल तक चलेगा, जब खत्म होगा तब जाकर के हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक समान 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 टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है, जनरली 1 साल में, लेकिन हो सकता है ऐसा बात नहीं आप कर रहे हो। जो बड़ा बड़ा कंपनियां होता है उसका क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आप तो सुने ही तो होंगे, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल में ही होना है। एक कंपनी लॉ
आपको कहता है कि बाउंड एक साल में एक स्टेटमेंट आपको दिखाना है, आप हर एक दिन भी कर सकते हो, लेकिन इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द डेली बेसिस। दैट्स सही। आगे देखते रहो। तो क्या बता रहे हैं, तो कोई भी व्यापार जब खत्म होगा, जब एंड होगा, उस दिन प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला जाता है। हर एक साल, हर एक समय व्यवधान के अंतर में मुनाफे निकाले जाते हैं। समझ में आई बात? तो डिफाइन द अकाउंटिंग पीरियड, जैसे बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं। कोई टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल, कपड़े का कोई प्लांट है, 100 साल तक चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 100 साल के बाद जाकर के उसको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है देखोगे, या फिर उसकी प्रॉफिट और लॉस कैसा हो रहा है चेक करोगे। प्रॉब्लम क्या होगा, ओनर को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका व्यापार अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। और मान लो पार्टनर्स होंगे, अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस होगा, पार्टनर्स होंगे, तो उनको तो प्रॉफिट का हिस्सा ही नहीं मिलेगा, तुम जाकर के एंड ऑफ द लाइफ अगर डिसाइड करने वाले हो। तो यही सब चीज को सामने मुद्दे में रखते हुए अब एंड ऑफ द लाइफ में मुनाफे नहीं निकाले जाते हैं, एक समान समय के अंतर में कैलकुलेशन होता है। आगे चले तो हम बारीकी से बात कर रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट, जो नहीं कि ऊपर ऊपर तैरते जाओ। होते हैं ना, एक मछली होते हैं देखो, पानी के ऊपर तर करके तैर जाता है। यूं तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, यूं तो आप बुक भी आपके पास से पढ़ सकते हो, समझ आएगा तब तो कुछ लिखोगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी तो लिखना है। या फिर मान लो इस पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को हम 4 मार्क्स लगा दिए, तो कुछ तो समझ होगा ज्यादा तब न लिखोगे। 2 लाइन पता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट डिफाइंस द अकाउंटिंग पीरियड एंड वन अकाउंटिंग पीरियड इज 1 ईयर, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड एंड विद दिस। कच्चा बनना मिलने वाला है। लिख रहे हो कद्दू तो मिलेगा आलू, है कि नहीं? लिख रहे हो आलू तो मिलेगा अंडा। So you have the elaborative capacity. When you will get the elaborative capacity? When you understand a lot. When you know a particular thing a lot. तो इसलिए हम यहाँ पे समय खत्म करते हुए, हम आपकी खुद की समय बर्बाद करते हुए आपको इतना सारी चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे रखते। तो जेनरली पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, जेनरली 1 साल का होता है। तो 1 साल के बाद इज टेकन अप फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब हाउ इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट, whether it is earning profit or not, and we accept, appraise and recognize the financial position। recognize the financial position का मतलब होता है यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन मतलब which is the position of our assets and liabilities, हम निर्धारित करते हैं 1 साल के बाद। लेकिन हाउएवर 6 महीना भी हो सकता है, 9 महीना भी हो सकता है, 15 महीने भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो जनरली आप याद रखो, कंपनियां जो होते हैं वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और क्वार्टरली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बड़े बड़े कंपनियां, जो कंपनी की 100 करोड़ की ज्यादा रेवेन्यू है, वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरिम डिविडेंड दे सके। ठीक है, तो जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, जब सर पढ़ाएंगे आपको कॉर्पोरेट लॉ, या तो फिर हम पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इंटरिम लॉ क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको पता चला कि हम accounting period is such a period for which profit loss is calculated, and profit and loss is not calculated at the end of the life of the business. It is calculated in time interval. Generally, that is 1 year. If that is 1 year, it is a practice in India that all the business entities that start from 1st April and ends on 31st March. Understand the point? This is the thing. Every year, immediately following year, that means every year. दिस इज द जनरल प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड द पॉइंट? लेकिन हमारे सवाल में कभी कभी ये भी तो दिया होगा, दिस इज द ओनली प्रैक्टिस, लिसन हियर, दिस इज द ओनली प्रैक्टिस, बट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे इसका कोई मतलब कंपनी वाला लॉ या फिर कोई सेबी लॉ यहाँ पे नहीं लगता। इसलिए सवाल में ये भी दिए होंगे, कहीं ना कहीं ये भी दिए होंगे भाई सवाल में, कि 1 जन से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर में भी खत्म हो रहा हो। हमारा कोई कोई साल 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर में खत्म हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सीख रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब समझ में आया कि मतलब कोई कंपनी में जाकर काम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्योंकि सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए कभी भी कोई हमको कोई 12 महीना का पीरियड चाहिए, हमको रिजिड नहीं चाहिए रूल्स क्या है। अंडरस्टैंड द पॉइंट?
इन जनरल। फिर आगे देखो टर्म अक्रूवल मीनिंगफुल, हाँ यही बात है, इसीलिए तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट काम में आता है। अभी तो अक्रूवल पढ़े नहीं, फिर ही बता तो इसलिए ये टाइम टू टाइम चलता है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के वजह से ही, ठीक है ना, अकाउंटिंग का अक्रूवल बेसिस समझ आया। क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये देख लो। मान लो दिस इज द करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द करंट ईयर 2000, अब तो 21-22 हो गया जो, फिर भी 2020-21, ठीक है, 2020-21, 2020-21। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है? 25 लाख का सेल हुआ है, लेकिन हमको मिला सिर्फ 12 लाख, तो बाकी 13 लाख अब क्या हो गया, रिसीवेबल, डेटर हो गया कि नहीं, रिसीवेबल डेटर, ये बात। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। रिसीवेबल डेटर्स का मतलब क्या हुआ, वी विल रिसीव द अनदर 13 लाख इन द नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर कुछ सेल हो रहा होगा, फिर उसका पैसा ना मिला तो नेक्स्ट ईयर, इसको कहते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। दैट मीन्स कि वी रिकॉग्नाइज आवर सेल्स एंड रेवेन्यूज व्हेन दे अक्रू, बट वी राइट द ऑन अर्न्ड, जो रिसीव नहीं किए हैं उसको हम लिखते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, which will be received in the upcoming years। अंडरस्टैंड द पॉइंट, जो कि आगे जाकर के आपको रिसीव होने वाले हैं। तो इसलिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं होता पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, हम सिर्फ और सिर्फ कहें कि एक बिजनेस खत्म होगा जब उसका लाइफ, तब जा करके बिजनेस का, तब जा करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करना है, फिर तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। क्या चीज का आउटस्टैंडिंग, क्या चीज का प्रीपेड, जब जिंदगी खत्म होगा तब जा करके ये प्रॉफिट लॉस निकालना है, तब तो आगे आगे क्या, जिंदगी का आगे थोड़ी कुछ है। इसलिए प्रीपेड प्रीपेड वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि पीरियोडिसिटी है, इसलिए अक्रूवल है। ठीक है, आगे देखते हो। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमको क्या क्या देता है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे लिखे। देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या देता है, सबसे पहले कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम पीरियड पीरियड में कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट, एक एक साल के अंतर में कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट, ये एक रूल्स बना के हम रखे हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे, फॉर डिफरेंट पीरियड, एक साल की परफॉर्मेंस दूसरे साल को प्रिपेयर करेंगे। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, पीरियडिकली कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड की कंपेयर नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो अकाउंटिंग मेथड्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं दैट विल बी फॉलोड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैचिंग कॉन्सेप्ट आया, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अगर पीरियडिक नहीं था तो मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता। बताएंगे आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा, क्योंकि आगे उसका बात है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, एक पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू है, समझ रहे हो कि नहीं, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना एक्सपेंडिचर है उसको ही कंपेयर करके प्रॉफिट निकालोगे, ना कि अगले साल का एक्सपेंडिचर यहाँ पे जोड़ दोगे और इसका रेवेन्यू अगले साल को भेज दोगे, नॉट लाइक दैट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो द बेसिक ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज दैट कि यू हैव टू मैच विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अगर अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता तो क्या करते हैं हम, अगले साल का रेवेन्यू यहाँ पे जुड़ जाता, इस साल का एक्सपेंडिचर अगले साल चला जाता, बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट अभी पे आ गए, बिल्कुल एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या आपको पता है, हर एक चीज का टर्मिनोलॉजी जब आपको पता होगा तब वो चीजें बहुत बढ़िया याद रहेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय एक्रू, व्हाट इज मीन बाय एक्रू। यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, बताते रहेंगे हम, कोई बात नहीं। एक्रू क्या होता है, शायद यही स्पेलिंग होगा जो भी है। दैट कम्स फ्रॉम ओकुरेंस, ओकर। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओकर का मतलब क्या होता है, घटित होना, हैपन, समथिंग हैपन, समथिंग हैपन। अक्रू का मतलब क्या हुआ, ये एक्रू का मतलब क्या हुआ, accumulate, accumulate when and how occur। अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलिए बताते रहते हैं, छोटा एग्जांपल है।
मार्च 2021, मार्च 2021 में सेल हुआ हमारा, कितना बताए थे आपको, छोटा फिगर लिखते हैं, 5 लाख। सेल हुआ हमारा 5 लाख मार्च 2021 में, तो वो मार्च 2021 का ही रेवेन्यू माना जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट। लेकिन इस 5 लाख सेल में से हमको सिर्फ और सिर्फ कैश मिला 2.5 लाख, और बाकी 2.5 लाख का अभी तक कोई खबर नहीं है, ये अभी तक खबर नहीं है, ड्यू है। फिर भी 5 लाख ही रेवेन्यू माना जाएगा। थोड़ा बहुत अब सुने तो हो गई अक्रूवल बेसिस के बारे में, फिर भी उसमें और चर्चा हो रहे हैं भाई, देख लो कि 5 लाख रेवेन्यू जनरेट हुआ मार्च 2021 के महीने में, तो उसमें से 5 लाख रुपया ही रेवेन्यू माना जाएगा मार्च में। 2.5 लाख अभी तक नहीं मिला है, जो कि आगे जाकर के 2.5 लाख मिलेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। कैश कितना मिल रहा है या कैश कितना जा रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, डिपेंड ये करता है कि ये कब घटित हो रहा है, मतलब ओकर, समझ में आई बात, कब ओकर हो रहा है, दिस इज द थिंग। द ऑकुरेंस ऑफ द इंसिडेंट दैट मैटर्स, ऑकुरेंस घटित होना, ऑकुरेंस ऑफ द इंसिडेंट दैट मैटर्स, यही बात, अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलिए आगे देखो, हर एक क्लास मेरा लंबाई चलता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसलिए आप आपकी कॉपी पेन जो जो करके एलिमेंट चाहिए, आप जिसमें से लिखोगे, नोट्स करोगे, जो भी वगैरह लिख करके पास बैठोगे, पानी वगैरह लिख करके ही पास बैठोगे। आधा घंटा, 15 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट में कभी आज तक इतिहास में हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खत्म होने वाला है नहीं। मिनिमम आई यूज टू टेक for 1 minute minimum, and maximum there is no any guarantee. This is the thing. देखो, तो अंडर अप्रूवल दिस थिंग, now look at your transaction and other events on mercantile basis, ये लिखा हो। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो भी आर रिकॉग्नाइज्ड इन मर्केंटाइल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस मींस व्हेन दे ऑकर, नॉट ऑन कैश बेसिस, पहले से समझो। तो मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग आप याद रखो, दैट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मींस जब जब ऑकर हो रहे हैं तब हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होता है, तो याद रखो। तो जहां पे सेल्स जिस महीने में, जिस साल में ऑकर हुआ है, उस साल का रेवेन्यू मान लेंगे, ना कि उसी सेल के अगेंस्ट में जिस साल पैसा मिला है उस साल मानेंगे, यही बात है। तो और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए, मान लो एक व्यापार स्टार्ट किया, समझ में आई बात, यहाँ पे लिखो व्यापार स्टार्ट किया, क्या चीज के लिए, इन्वेस्ट कर रहा 50,000, और वो सामान खरीद रहे हैं 50,000 की, लिखा हुआ है, सोल्ड मर्चेंटाइज पर 60,000, कस्टमर पेड ही 50,000, ध्यान से सुनते जाओ। 50,000 की माल खरीदते हैं तो 60,000 की बेचते हैं, और वो उसमें से कस्टमर उनको पेमेंट करते हैं 50,000, तो बाकी 10,000 क्या होगा, बाद में मिलेगा, तो कस्टमर कहते हैं दैट विल बी पेड शॉर्टली। तो उसका अभी कितना रिकॉग्निशन हम करेंगे, उसका रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब याद रखो, सेल्स, रेवेन्यू, सेल्स एंड इनकम, these are different words, in reality these are different words, understand the point। income means your profit, sometimes income means your profit, but revenue means the gross sales, understand the point। तो देखो, his revenue, तो वो क्या करते हैं, 60,000 की बेचते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50,000 मिला है, 10,000 रुपया भी नहीं मिला है, तो कितना सेल्स में दिखाएंगे, 60,000 दिखाएंगे। हाँ, ये कह सकते हो कि कैश सेल्स 50,000, ठीक है, और क्रेडिट सेल्स, बहुत ही खराब चल रहा पेन, 10,000, तो कैश सेल 50,000, क्रेडिट सेल कह सकते हो 10,000, लेकिन टोटल सेल्स तो आपके आना ही है यहाँ पे 60,000, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो एंटायर सेल्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ द कैश, भाई बहुत सिंपल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द कैश, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड। और छोटा एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लेने से अच्छा होगा, ये वाला एग्जांपल अच्छा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। चलिए अभी देखो मार्च 2021 चल रहा है, ये कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2021 में ये साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च 2021 में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला, कितना, 2500 रुपया का, आपकी दुकान की बिल मिल गया 2500 रुपया का। लेकिन ऑब्वियसली जिस मंथ में बिल मिलता है
कोई नहीं पेमेंट करता उस मंथ, नेक्स्ट मंथ उसको पेमेंट किया जाता है कि नहीं? वो आपको थोड़ा कलेक्शन होगा तब ना पेमेंट करोगे। तो आप ये पेमेंट करते हो नेक्स्ट 15 अप्रैल को पेमेंट करते हो, 15 अप्रैल 21 को पेमेंट करते हो। समझ में आई बात? तो जिस महीने आपको मिला बाबू बिल, ये उसी महीना का ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, उसी महीना का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ना कि आप जब पेमेंट कर रहे हो 15 अप्रैल को। अंडरस्टैंड द पॉइंट? और तो और अगर ऐसा देखा जाए, अगर मार्च को कोई बिल मिला है ना आपको, तो पक्का वो फरवरी 2021 का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा। ध्यान से सुनते रहो, हम क्या बता रहे हैं, वो फरवरी महीने की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा। तो जिस महीना का कंजप्शन है उसी महीना का एक्सपेंडिचर है वो इलेक्ट्रिसिटी, ना कि आप जो अप्रैल में पेमेंट कर रहे हो वो ये एग्जांपल आप लिखोगे, ठीक है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट ही है जिसके बेसिस में प्रेजेंट डे अकाउंटिंग हो रहा है। अगर कोई आपको पूछेगा कि मॉडर्न अकाउंटिंग जो है, आजकल जो अकाउंटिंग हो रहे हैं मॉडर्न अकाउंटिंग, वो एक्रुअल बेसिस पे हो रहे हैं कि कैश बेसिस पे हो रहे हैं, तो आप कहोगे एक्रुअल बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है? अभी देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट, देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में दो अलग चीजें पहले से बता दे रहे हैं हम। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या चीज होता है, जो उसका डायरेक्ट अर्थ है फिर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक बात देखो बता रहे हैं, छोटा एग्जांपल है। आप क्या कर रहे हो, शूज सेल कर रहे हो 5,000 में, 50,000 लिख दिए कोई बात नहीं, शूज सेल कर रहे हो 50,000 में, और आपकी एक्सपेंसेस, आपकी जो एक्सपेंसेस है, वेरियस एक्सपेंसेस है, वेरियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, बहुत कुछ एक्सपेंसेस है, और आपकी प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं। शूज आप बेच रहे हो, आप क्लोथ भी बेच रहे हो, आप टीवी भी बेच रहे हो। छोटा एग्जांपल बता रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो शूज सेल करने के लिए जितना पैसा आपको मिला, शूज को बनाने के लिए जितना कॉस्ट आपको लगा था, जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको शूज की रेवेन्यू से ही माइनस करो। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर आइटम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम्स ओनली। हाँ, तो हम आगे कहाँ थे? लोग थे नेक्स्ट वीक। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? द आइटम वाइज, द इवेंट वाइज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी पीरियड वाइज मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? पीरियड वाइज मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बाबू 2020-21 का साल है, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 2021 क्यों किया जाता है? क्योंकि दैट स्टार्ट फ्रॉम द अप्रैल टू मार्च ना, तो अप्रैल ऑफ वन कैलेंडर ईयर एंड इट एंड्स विद द मार्च ऑफ अनदर कैलेंडर, दैट्स व्हाई इट इज सेड एज द 2021। तो ये साल 2021 चल रहा है, तो 2021 में जितना आप रेवेन्यूज कमाए हो, जितना भी आपकी सेल्स वगैरह हुआ, इनकम वगैरह हुआ, उसी में से 2021 के अंदर ही जितना एक्सपेंसेस हुआ है उसको माइनस करोगे। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट कॉल्ड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब पिछले साल की एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं जोड़ोगे और इसका रेवेन्यू अगले साल तक फॉरवर्ड नहीं करोगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए ज्यादा रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू एडवांस में होता है तो उसको हटा दिया जाता है, एक्सपेंसेस प्रीपेड होता है तो उसको हटा दिया जाता है। अब समझ में आ रहा है तो बात? क्योंकि वी नीड द एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ओनली एंड द एग्जैक्ट इनकम फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ओनली, दिस इज द थिंग। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हुए, हम्म, और एक मैचिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप देखोगे, आप देखोगे पीएल अकाउंट में आज तक पी फॉर्मेट बनाते आ रहे हो, तो पीएल अकाउंट में क्योंकि आप ओपनिंग जो बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस लेफ्ट साइड में लिखते हो, तो आप क्या करते हो? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द गुड्स राइट साइड लिखते हो। दिस विल बी डेबिटेड, दैट विल बी क्रेडिटेड। इसका कोई खास वजह पूछा जाएगा ना, तो ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट क्यों हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट हुआ, तो आप बता ही नहीं सकते हो, बिकॉज देयर इज नो सच गोल्डन रूल फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आई बात? और कई लोग कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक इनकम से इसलिए क्रेडिट हो गया, गलत हुआ।
ड्यू टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस डेबिट साइड लिख रहे हैं तो उसलिए क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। दिस इज द ओनली थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट। दिस इज व्हाट कॉल्ड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। द एक्सपेंसेस मैच होता है। और प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, देखो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे हम, तो एक साल के अंदर इतना बड़ा एक्सपेंस दिया हुआ एग्जांपल छोड़ दो, बता दे यहीं पे ही। मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हैं 50,000, उनमें से 10,000 दैट इज जो 10 साल का खर्चा है वो अगले साल का खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, इस 50 से माइनस कर देंगे 10 एंड 40,000 विल बी ऑन द एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर। These 10,000 will be called as the prepaid expenses. Understand the point? That's why prepaid and outstanding are considered. अगर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं। तो दैट्स व्हाई इन आवर अकाउंटिंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, इसलिए प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ। अंडरस्टैंड द पॉइंट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट दो तरह के होता है, कोई डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड सम आर टाइम बाउंड। बताए, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, कोई एक पर्टिकुलर आइटम से माइनस करके उसकी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गुड्स परचेज है उसकी खर्चा हो रहा है तो वहां पे ऐड करोगे ना। मशीन इंस्टॉलेशन है वहां पे ऐड करोगे ना। और मशीन को बेच दिए, जो सेल प्रोसीड्स मिला वो मशीन की कॉस्ट से माइनस करोगे ना। दिस इज व्हाट कॉल्ड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कि आइटम बेस्ड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स आर added or deducted and some are the time bound। फॉर एग्जांपल एक पीरियड की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उसी पीरियड में ही लिखोगे, अपकमिंग पीरियड के एक्सपेंसेस है आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। यही बात है। अभी चीज को थोड़ा जल्दी बढ़ाते हुए, थोड़ा टाइम अभी हो चुका है तो जल्दी बढ़ा, ठीक है। चलिए going concern concept, okay, now here I will move forward speedily। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताते हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं तो एक बिजनेस क्या होगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, लेकिन बच्चों की तरह आपको बताया जाए कि चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा और आप उसको लिख दोगे फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, बैचलर डिग्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो हर एक चीज को सिर्फ याद रख के ही मत लिखा करो, उसका जस्टिफिकेशन समझो और उसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करो। और उसके वजह से अकाउंटिंग कैसे फर्क पड़ जाता है वो भी तो सीखना है। समझ में आई बात। सिर्फ कहोगे बच्चा की तरह कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो फिर भाई उसके हिसाब से अकाउंटिंग कौन सा फर्क पड़ गया वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ये तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ना चाहिए था। फिर अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है कि उसका मतलब है चलता जाएगा, तो फिर ये थ्योरी हो गया ना, तो उसको तो बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट में पढ़ना चाहिए जो भी है। आप क्यों यहाँ पे अकाउंटिंग में क्यों पढ़ रहे? नाउ ड्यू टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हाउ अकाउंटिंग विल बी अफेक्टेड वो पता करना चाहिए। स्टार्ट करें। देखो, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का अजम्पशन है ये कि एक बिजनेस इसका ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा फॉर फॉरसीबल फ्यूचर। फॉरसीबल फ्यूचर का मतलब जहां तक आप देख सकते हो सोच सकते हो, फॉरसीबल पीरियड, नॉट थर्ड कमिंग, नॉट विद इन ए शॉर्ट पीरियड। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, ये अज्यूम करता है कि एक व्यापार को neither the intention nor the need to liquidate, there is no any intention of the owner and there is no such need to liquidate in near future or curtail materially scale of its operation। ना ही तो हम व्यापार को तुरंत बंद करवा रहे हैं आगे जाकर के भविष्य में, और ना ही इसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसको डाउन कर रहे हैं। मतलब ये 50,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी में काम कर रहा था, उसको हम तुरंत डाउन करके 5,000 मेट्रिक टन ले आएंगे, नहीं होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये अजम्पशन होता है, अजम्पशन। और उसके ऊपर अकाउंटिंग कैसे फर्क पड़ता है बता रहे। देखिए देखिए इसके ऊपर बता रहे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। 50,000 की हम एक एसेट खरीदे, बोथ हम मशीनरी। 50,000 की एक मशीनरी हम खरीदे,
और हम सोच रहे हैं ये अगले 5 साल तक चलेगा, 5 years तक चलेगा, ये अगले 5 साल तक चलेगा, तब ना हम 1 साल में उसको डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? वेरी सिंपल, 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10,000 इज द annual depreciation. Understand the point? So 10,000 is the annual depreciation. We will charge rupees 10,000 depreciation up to the upcoming 5 years period. Up to the upcoming 5 years period. This is the thing. तो क्या समझ में आया बात? हम यहाँ पे जैसे ही 5 साल में बांट दिए एक मशीन का कॉस्ट को और डेप्रिसिएशन चार्ज के 10,000, हम वहां पे आजम्पशन लगा दिए कि हमारा व्यापार चलता ही रहेगा, कम से कम ये 5 साल तो चलेगा ही। अगर हम सोचते कि नहीं, इस साल ही इसको बंद करना है, तो इस साल ही बंद करना है, जब अगले साल ये 4 साल और बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर रहेगा ही नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं? एंटायर 50,000 विल बी चार्ज एज द डेप्रिसिएशन इन द करंट ईयर ओनली। होता है कि नहीं? तो दैट्स वाई डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, प्रोविजन बनाया जाता है, ठीक है ना, नुकसान को बांटा जाता है, अकोमुलेटेड लॉसेस को रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो इसीलिए रिटर्न ऑफ का कॉन्सेप्ट आया है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि व्यापार अगले 100 साल तक, डूम्सडे तक चलता ही रहेगा। ये हम सोचते हैं, होता नहीं होता वो अलग बात है, हम सोचते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे क्या लिखा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है ना, कोई भी एक एसेट जो हम खरीद रहे हैं उसको हिस्ट्रिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, दैट मीन्स की एक्विजिशन कॉस्ट में उसको रिकॉर्ड करो। मानो कोई 70,000 की एसेट था, तो अभी वो फ्लक्चुएट तो डेली होगा ना बिजनेस में, कभी वो 50,000 हो जा रहा है वो एसेट का दाम, कभी 40,000 हो रहा है उस एसेट का दाम, फिर फ्लक्चुएट होते होते कभी वो 20,000 हो रहा है। तो हमारे बैलेंस शीट में आप यूं ना करोगे कि 50 लिख दोगे, कभी 40 लिख दोगे, कभी 20 लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हिस्ट्रिकल कॉस्ट को ही फॉलो करो, एक्विजिशन कॉस्ट को ही फॉलो करो। अब बात ये रहा, इसका मतलब ये नहीं कि इसको कभी डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, नो, उसका मतलब ये नहीं, डेप्रिसिएट करोगे, बट डेप्रिसिएशन भी जब करोगे ना, तो वो हिस्ट्रिकल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बता रहे हैं ना। डेप्रिसिएशन कैसे होता है समझो। मान लो 70,000 इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, 70,000 is the cost of the asset, and it will run for 10 years. It will run for 10 years. How much will be the annual depreciation? It's very easy. 70,000 divided by 10 equal to 7,000. 7,000 per annum is the annual depreciation. कैलकुलेट किए और ये 7,000 माइनस करते रहोगे, 7,000 हर एक साल माइनस करते रहोगे। ये जो 7,000 आप कैलकुलेट किए हो बाबू, 7,000 डेप्रिसिएशन, दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन दी 70,000। दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन 70,000 की नहीं। तो कहने का भावार्थ ये कि जब भी आप हिस्ट्रिकल कॉस्ट ही लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे, डेली फ्लक्चुएशन कॉस्ट वगैरह नहीं लिखोगे, रियलाइजेशन कॉस्ट भी नहीं लिखोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट। और कुछ भी उसके ऊपर कैलकुलेशन हो रहा होगा वो हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उतने ही कॉस्ट में जिंदगी भर दिखाओगे, बिल्कुल डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ चार्ज कर सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। और आगे चलेंगे तो फिर क्या करेंगे, देखो तो बता रहे हैं, ये जब घटने का बात था डेप्रिसिएशन, कभी अप्रिसिएशन की बात भी कभी सोच लो, अप्रिसिएशन की बात। यहाँ पे तो वो वाला एग्जांपल नहीं था शायद, रुको अगर मिलेगा तो हम बता दें। हाँ, इस चीज को देख लो, इस चीज को देख लो, हिस्ट्रिकल कॉस्ट कैसे काम नहीं करता। देखो कोई एक जमीन था, बंजर कभी पड़ा हुआ था भाई, 2000 में हम खरीदे थे, कब, 95 सदी साल, तो सन 95 में हम खरीदे थे भाई 2,000 रुपए का। अभी उसका करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1,02,000। क्यों? जमीन का भाई आसमान फर्क होता है, पता है आपको, जमीन का वैल्यू आसमान तक चल जाता है। तो फिर 31 दिन ये 2020 में 1,02,000 हो गया। तो फिर भी अगर आप 2000 में ही दिखाओगे, देखो कैपिटल 2000 और एसेट आपकी 2000, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंटिंग बहुत गलत चल रहा है, क्योंकि अभी 1,02,000 हो चुका है। 1,02,000 अगर दिखाओगे नहीं बैलेंस शीट में, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप बिजनेस टिका हुआ है बहुत अच्छा, आपकी एसेट कितना अच्छा है। अगर लिखोगे नहीं 1,02,000, तो आपको कंपनी क्यों देगा आपको लोन जब आपके पास एसेट नहीं है? तो क्या करोगे? लैंड को लिख दोगे बिल्कुल 1,02,000, लेकिन उस टाइम तो लागत तो 2,000 ही दिए थे, 2,000 का इन्वेस्ट हुआ था, तो बाकी को लिखोगे अनरियलाइज्ड गेन 1,00,000 रुपया, बाकी को था हिस्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, हिस्ट्रिकल वैल्यू एक कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात?
ये बात चेंज भी हो सकता है बाबू, चेंज भी हो सकता है, लेकिन देखो किस हिसाब से। अभी पढ़ेंगे रियलाइजेशन की बात, वो एक था अलग चीज। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है, रियलाइजेशन में कॉन्सेप्ट यही कहता है, लो काटिए, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू अप्रिसिएट ना करो जब तक आपको पता नहीं है कि वो रियलाइज होगा, रियलाइज होगा, दैट मीन्स इन रियलिटी दैट विल बी रियलाइज इन दैट वैल्यू। इनकम्स को तब तक नहीं लिखो जब तक ये रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसेट आपकी 5,000 है, अगर कम हो रहा है वैल्यू धीरे 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 धीरे, तो कम फिगर लिखो, 4,000 3,000 ये कम फिगर लिखो। लेकिन अप्रिशिएट हो रहा है तब तक नहीं लिखो उसका वैल्यू जब तक वो अप्रिशिएट ना हो जाए, जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। समझ में आई बात, तो यही बात था। तो लिखा, डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन, कोई संभावित मुनाफे को मत रिकॉर्ड करो, लेकिन ऑल लॉसेस अब लिख सकते हो, देखो ऑल प्रोबेबल लॉसेस लिख सकते हो। गेन को कब लिखोगे, जब रियलाइज होगा, यही बात है। जब एक्चुअली में तुम मोबाइल को ज्यादा दाम में बेच सके, अभी आपके पास जो फोन है उसका वैल्यू 5,000 हो रहा है, आप एक्सपेक्ट करो कि 7,000 होगा, तो कभी भी 2,000 प्रॉफिट नहीं लिख दोगे तब तक जब तक तो 7,000 में नहीं बेचती हो। दैट मीन्स की पॉसिबल गेन नेवर रिकॉर्डेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट। बट आपकी वैल्यू 5,000 है मोबाइल फोन की, आपको लग रहा है 2,000 में सेल होगा, तो 3,000 लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गेन ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज्ड, गेन ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज्ड, बट लॉस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी टाइम। ठीक है, उसने लिखा देखो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट और एनीथिंग इग्नोर ऑनटिल इट इज रियलाइज, जब तक वो रियलाइज नहीं हुआ तब तक नहीं लिखो। क्यों, आपको सोच रहे हो ज्यादा प्रॉफिट बुक कर दोगे, ठीक है ना, एक प्रॉफिट को सोच के प्रॉफिट करो, जैसे कि आपको लग रहा है लॉटरी लगेगा, लॉटरी लगेगा 50 लाख का, कोई गारंटी है भाई लॉटरी लगेगा, नहीं लगेगा तो उसको दूसरा तो नुकसान हो गई। जब तक लॉटरी नहीं लगता है तब तक वो लॉटरी ही नहीं है, समझ में आई बात, जैसे जो थी। लेकिन आजकल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसमें आपको प्रोविजन रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फिर आया कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट टिका हुआ है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमेशा क्या कहता है, बता दे रहे हैं कि आपको ऑब्वियसली एसेट जितना हो रहा होगा लाइबिलिटीज भी उतना हो रहा होगा, वो नीचे वाला एग्जांपल से बता दे रहे होंगे। क्यों, मान लो ये दोनों इक्वल होना ही है, क्यों होना है बता दे रहे हैं एग्जांपल के जरिए। आप ये पहले देख लो उसके बाद बता दे रहे हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का सबसे पहला मतलब ये है कि कोई भी एक हो रहा है कारोबार, उसमें से दो एस्पेक्ट मतलब दो अकाउंट्स निकल करके आएंगे, दो इफेक्ट निकल करके आएंगे बिजनेस में, ये रूल है। दो इफेक्ट, कोई एक इफेक्ट पॉजिटिव मैनर में जा रहा होगा और दूसरा नेगेटिव मैनर में जा रहा होगा, उसको नाम नहीं दिए अभी तक। आप ना आज मान गए हो डेबिट क्रेडिट वगैरह, ये जो पहले नहीं था संसार में डेबिट क्रेडिट का मतलब, अब लोग कहाँ समझ रहे थे उसको। कोई भी एक कारोबार, कोई भी एक व्यापारिक कारोबार, उसका हमेशा टू फोल्ड इफेक्ट होता है, एक पॉजिटिव जाता है, एक नेगेटिव मैनर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, देखो एक नया मशीन हम खरीदे 50,000 कैश देके, भाई खुशने का कोई जरूरत नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ सदी से आ रहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मशीन खरीदिए, मुस्कुराने की कोई बात नहीं, 50,000 पैसा भी तो चला गया ना, तो वो मशीन कम सी कैश हो जाओ। तो इफ दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ योर बिजनेस, दिस इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ योर बिजनेस। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बैलेंस शीट का पोजीशन है, देख लो ये हमारा बैलेंस शीट का पोजीशन है। तो 50,000 का असेट खरीदे, तो यहाँ पे मशीनरी प्लस 50,000 हो जाएगा। तो ये क्या था, 2 लाख था, ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। लेकिन वो 50,000 कैश भी तो चला गया, तो ये जो कैश है कितना है अभी, 1 लाख, तो रिवाइज क्या हो जाएगा, 50,000। बात एक ही है, अगर एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, देख रहे हो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सिर्फ रट देने से नहीं होगा बाबू कि एवरीथिंग हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट, कुछ नहीं मार्क मिलने वाला है। ये वाला एग्जांपल ऐसे तो भाई मशीनरी जब पॉजिटिव अफेक्ट में जाता है तो क्या नेगेटिव अफेक्ट में चला गया। और फाइनली देखो, फिर से ये दो फिगर को जोड़ो, इक्वाली होगा, 2,50,000 प्लस 50,000 दैट इज 3 लाख। पहले भी 3 लाख था, अभी भी 3 लाख है।
दूसरा करके देखते हैं। तो मशीन फिर से खरीदे हम 50,000 का, लेकिन उधारी में। कैश हमारे पास अभी है नहीं, देंगे बाद में। देखते हैं कोशिश करके क्या हो रहा है। तो मशीन हम खरीदे 50,000 में, तो मशीन एक पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन उधारी एक तो सर मड़ा दिए, जो भी कहते हैं उसको, वी हैडेड ए क्रेडिट, अंडरस्टैंड, दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट फॉर द बिजनेस. So at the same time, when we acquire an asset, at the same time we raise an liability also, that is credited. तो अब यहाँ पे भी मशीन बढ़ेगा, तो मशीन में फिर से मशीनरी 50,000 कर दो, तो कितना हो रहा है, 2 लाख का 2,50,000 हो जाएगा। अभी पैसों में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्रेडिट में लियो। लेकिन बाबू जो लोन है, यहाँ पे देख रहे हो, लोन है, बैंक लोन है, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर से तो आ जाएगा यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे कितना होना है, 50,000 यहाँ पे बढ़ गया, तो ये हो गया 3,50,000। तब इसको भी जोड़ दो, 3,50,000 होना ही है। यहाँ पे 50 बढ़ गया, तो यहाँ पे 50 बढ़ गया। तो आइदर एसेट कहीं पे बढ़ेगा तो एसेट घटेगा, नहीं तो लाइबिलिटी बढ़ेगा। कुछ भी होना है, ये दोनों इक्वल होना है। तो फाइनल कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपको इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। बात एक ही होता है, इक्विटी का मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, CLA, C plus L equal to A. Understand the point? This is the thing. हमेशा आप याद रख सकते हैं। तो टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इधर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा। नहीं तो एक साइड अगर कारोबार होगा लाइबिलिटी के अंदर है, कोई एक लाइबिलिटी प्लस होगा तो और कोई एक लाइबिलिटी माइनस होगा, तब जाकर के दोनों साइड इक्वल होना ही है। तो डुअल एस्पेक्ट वही कहता है कि हमेशा व्यापार में दो दो इफेक्ट हमेशा होता रहता है, इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, और ये संसार का भी नियम है। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ ना कुछ आप बुरा करोगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना ही है। तो आगे देखो, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत इजी। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कंजूसी। भाई आसान भाषा में बात करें तो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कंजूसी। कंजूसी का मतलब समझ रहे हो? तो यहाँ पे है वो रियलाइजेशन, एक पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे अलग चीज है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जो एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, एक्सपेक्टेड। तो नॉट एंटीसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, कभी भी फ्यूचर में इनकम एंटीसिपेट मत करो, अगर हो रहा है तो रिकॉर्ड करो। हाउएवर यू शुड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, यू शुड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, मतलब लॉसेस नहीं हो रहा है फिर भी लिख दो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस है, लेकिन गेन आपको लग रहा है होगा, मत लिखो। समझ रहे हो बात? तो एक्सपेक्टेड लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड, बट इनकम्स कैन ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन दे रियलाइज। ये चीज आप याद रखो, नहीं तो क्या होगा, ओवर प्रॉफिट शो करोगे, ज्यादा प्रॉफिट शो करने से हमको क्या होता है, इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा, है कि नहीं? इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा और लोगों को डिविडेंड भी ज्यादा पे आउट करना पड़ेगा। तो प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। और मतलब कंजूसी, समझ रहे हो? तो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है क्या, कंजूसी, कंजूसी करना है व्यवहार, नहीं तो व्यापार डूब जाएगा। इसलिए तो कभी देखते हो ना, मारवाड़ी लोग ही बिजनेस करते हैं, वही लोग ही व्यापार करते हैं। तुम लोग तो का तुमसे ठेला नहीं संभाला जाएगा, तुमका व्यापार कर, यही बात होता है। हाँ, जितने भी है यहाँ पे देख रहे हैं मारवाड़ी, हम व्यापार सिखा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, और सीखोगे आप लोग। आगे देखो, तो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ, कोई एक एसेट का वैल्यू अगर पॉसिबल है कि कम वैल्यू में लिखो तो उसको कम वैल्यू में ही लिखो। मतलब कि डाउट है 50,000 वैल्यू लिखूं कि 40,000 वैल्यू लिखूं, डाउट है तो हमेशा 40 लिखो, 50 मत लिखो। क्यों? एसेट का वैल्यू भी कम दिखाया करो। समझ में आई बात? यही बात, हो सकता है कल ज्यादा रियलाइज ना हो तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड हुआ है करंट एसेट का वैल्यू कैसे होता है, आपको पता है, पहले से पढ़े हो। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, अंडरस्टैंड? तो लास्ट में हमारे साथ क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 है, उसका जो मार्केट प्राइस है वो 2,000 है। उसके लिए गोल्डन रूल लिखते हैं, गोल्डन रूल फॉर करंट एसेट क्या है पता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। ये 5,000 है कॉस्ट, मार्केट प्राइस 2,000, सबसे नीचे वाला कौन, 2,000, तो उसी को ही लिखोगे। क्यों? अगर रहता है तो इनकम साइड में एक इनकम कम दिखाओगे तो प्रॉफिट आपकी कम होगा,
तो इनकम टैक्स आपकी कम देना पड़ेगा। समझ रहे हो? कंजूसी का हद है भाई, कहीं पे भी कम घटा सकते हो। तो किसी भी तरीका से इनकम कम दिखाओ ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। समझ में आई बात? कंजर्वेटिज्म नहीं कहता है। और क्योंकि ज्यादा इनकम दिखाओगे और बाद में रियलाइज नहीं होने हैं तो आप फंसते हो। तो इसलिए लिख रहा हूँ, हमेशा गेन जो होता है उसके लिए होशियारी लगाओ। प्रूडेंट का मतलब पता है आपको? होशियारी। होशियारी लगाओ। अनरियलाइज्ड गेन कभी भी मत लिखो। और जितना भी पॉसिबल लॉसेस है उसके अगेंस्ट में गार्ड लगाओ। गार्ड अगेंस्ट द पॉसिबल लॉसेस। पॉसिबल लॉसेस के अगेंस्ट में गार्ड का मतलब क्या हुआ? प्रोविजन फॉर बैड डेट। सुने हो? प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो बैड डेट हो जाएगा, हुआ नहीं अभी तक, हुआ नहीं अभी तक, बैड डेट हो जाएगा। उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखो। उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखो। इसका मतलब क्या हुआ? कोई फ्यूचर अपकमिंग लॉस के लिए हम अभी से तैयार हैं, बैठे। ये तुम्हारा फील्ड है, ढाल है। कैप्टन अमेरिका देखे हो? शील्ड लेके तो घूम रहा था, इसका जो वार फील्ड है वैसे बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? यही बात है। और थोड़ी देरी क्लास चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं। कंजर्वेटिज्म में क्या है? कंजर्वेटिज्म का दो तीन नियम है। प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है पता है आपको? होशियारी। सबसे पहले होशियारी दिखाओ उसकी। बिल्कुल नहीं दिखाओ कि मेरे पास 5 चॉकलेट है। अगर 5 होगा तो आप कहोगे सिर्फ 2 ही चॉकलेट है, ताकि 2 जन को ही देना पड़ेगा, बाकी 3 घर जाके खा लो। तो प्रूडेंस का मतलब होता है वही कि आपकी अनरियलाइज सेल्स को पॉसिबल दिखाओ, पॉसिबल दिखाओ और उसके अगेंस्ट में गार्ड लगा। गार्ड का मतलब होता है उसको जज करके चलो, उसको वॉच करो। वॉच करो का मतलब होता है प्रोविजन बनाओ उसके अगेंस्ट में। न्यूट्रलिटी, बायस मत हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बायस मत हो। आपकी होशियारी लगा के आप खाते बनाओ, किसी का दिखा दिखावा से काम मत करो। फेयरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू। फेयरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू मतलब कहीं पे कुछ चीज 20,000 में दिखा सकते हो, 30,000 में दिखा सकते हो, तो भाई अच्छा है 20,000 में दिखाओ। ठीक है, ये कहो, यही बात। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिखा गया है। ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में लिखा गया है। ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर लिखा गया है। वो कह रहा है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट मैनर में बनाओ। इस साल जिस हिसाब से बनाए हो उस हिसाब से अगले साल बनाओ। एक एंटरप्राइज जिस हिसाब से काम कर रहे हो दूसरे एंटरप्राइज जिस हिसाब से काम करो, क्या फर्क पड़ जाएगा, ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं। So it will facilitate to compare the financial statement across the different periods, across the different periods. समझ में आई बात? चुपचाप बैठे रहो, क्या कह रहे हो? नेक्स्ट look at it. The consistency का मतलब होता है the policies, the accounting policies, the methodologies and the statements which are followed that must be followed consistently from one period to another. एक period से दूसरा exceptional circumstances. In case of exceptional circumstances, जब तक आपको कोई एक्सेप्शनल परिस्थिति नहीं आता है तब तक परिस्थिति क्या हो सकता है? एक्सेप्शनल परिस्थिति अब एक बार देख लो, कब आप कर सकते हो एक चेंज। आप जो मेथड से आप काम कर रहे हो उस मेथड से कब कर सकते हो। मान लो हम एसेट के ऊपर में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। वो कह रहा है डब्ल्यू मेथड में करो, जनरली नहीं करो, लेकिन चेंज तो कर सकते हो जब these are issued by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. Institute of Chartered Accountants of India AS जारी करते हैं। These are the guidelines. These are the guidelines for preparing the financial statements and doing accounting. तो ICAI कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस हिसाब से वो जारी करता है उसको कंप्लाई करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया में कैसे आगे अकाउंटिंग चलते रहेंगे वो ICAI डिटरमाइन करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो गाइडलाइन जारी करता है। तो उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं कंप्लाई करने के लिए, ताल मिलाने के लिए आप चेंज कर रहे हो मेथड, तो ठीक है। दैट मीन्स कि आप नियम पालन करने के लिए चेंज कर सकते हो अपना मेथड। और तो कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा हुआ है बिजनेस लॉ में या फिर कॉर्पोरेट लॉ में। अगर आप कंपनी हो तो कॉर्पोरेट लॉ में लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट लॉ में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीबी ही अकाउंटिंग
डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। दैट मीन्स कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानने के लिए या फिर प्रोविजन ऑफ लॉ को मानने के लिए आप चेंज कर सकते हो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो मेथड दैट शुड बी फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड इट नीड नॉट टू चेंज unless there is some exceptional cases. And which are the exceptional cases? These are पहले एज को कंप्लाई करने के लिए, प्रोविजन को कंप्लाई करने, फिर when under certain circumstances felt that the method will reflect more true and fair picture in the financial statement. हमको जब लगता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर पिक्चर, मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर आ जाएगा, या फिर हमको जब लगता है कि इम्प्रूवमेंट होगा, एक एक चीज याद रखो, तो लग रहा है कि हमको इम्प्रूवमेंट होना है, इम्प्रूवमेंट, तब आप कर सकते हो बदलाव। अंडरस्टैंड द पॉइंट? याद रखो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी मतलब क्या? दोज आइटम व्हिच सीम्स टू बी वेरी मटेरियल। दोज आइटम व्हिच सीम्स टू बी मटेरियल, क्या आपको पता है अभी मटेरियल का मतलब क्या है? सिर्फ सिर्फ आक्षरिक और स्वभावार्थ नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो मटेरियल का मतलब क्या, आपको पहले एक बार पता करना ही होगा क्या है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है रिलीवेंट। क्या रिलीवेंट का मतलब क्या है? रिलीवेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। समझ में आई बात? तो मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको चाहिए, जिस डाटा का कोई महत्व है, कोई मायने रखता है, उसको ही अकाउंटिंग में लिखोगे। जिसका कोई मायने नहीं रहता है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज द थिंग। तो ओनली द मटेरियल थिंग्स, मटेरियल मतलब जो ट्रांजेक्शन, जो आइटम that will affect the decision of the owner, that will affect the significant economic situation, those will be recorded only। तो जो रेलेवेंट हो व्यापार के लिए, जो इम्पोर्टेंट हो, उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। 5 रुपया खर्चा हुआ, 5 रुपया खर्चा हुआ पान में, पान खा लिए, या फिर कोई नाश्ता कर लिया। सुनिए बता रहे हैं, 5 रुपया नाश्ता कर लिया। क्यों? क्योंकि कोई मशीन खरीदने गया था। अब ये 5 रुपया, ये पान नाश्ते के हेड में नहीं रखोगे, वो मशीन में ऐड कर दोगे। समझ में आई बात? बिल्कुल, 5 रुपया खर्चा तो हुआ है ना भाई, वो मशीन में ऐड कर दोगे। कहने का मतलब है नाउ द एक्सपेंडिचर ऑन सम टिफिन एटसेट्रा, स्वीपिंग, miscellaneous expenditures like auto fare, all these are not the relevant expenditures that may be added to another major head। कोई एक मेजर हेड में ऐड कर दोगे। ये एक एग्जांपल था। तो इसको दिखाने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत खराब दिख रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो कोई मेजर हेड्स रहेगा, अच्छी हेड रहेगा, उसके अंडर में उसको मर्ज कर दोगे। हो गया। नेक्स्ट, 25 रुपया 75 पैसा 10 बार दिखा रहे हो, 25 रुपया 75 पैसा। बाबू उससे अच्छा है ना 26 रुपया लिख दो। ये 75 पैसा कोई मायने नहीं रखता है। तो मेटेरियलिटी ऐसा बहुत कुछ कहता है जो रिलेवेंट नहीं है, जो कि चाहिए नहीं हमको देखने के लिए, उस सब चीज को आप नहीं करना है। क्यों? अननेसेसरी इट इंक्रीज द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट। समझ में आई बात? इसी तो थी। तो नेक्स्ट, बहुत बात की है। कौन सा चीज मटेरियल है, कौन सा चीज मटेरियल नहीं है, वो अकाउंटेंट खुद डिसाइड करेंगे। कौन सा चीज रिलेवेंट है, कौन दिखाना चाहिए, कौन सा चीज को नहीं दिखाना चाहिए, दैट इज द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। वो खुद डिसाइड करेंगे। हाउएवर लॉ ही कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, अभी देखिए कंपनी के लिए फॉलो होता है, हर एक छोटे मोटे एंटरप्राइजेस के लिए खत्म नहीं होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोटे से बड़े सबके लिए अकाउंटिंग करता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब छोटा हो बड़ा हो सब कुछ दिखाओगे। अंडरस्टैंड पॉइंट? लेकिन वहीं पे भी लिखता है कि अननेसेसरी आइटम्स आप नहीं लिखोगे, ये लिखा हुआ है उसमें भी। तो materials depend upon the amount of the what it is upon the size of the business। सुनिए, materiality depends upon the amount of the item। कोई एक 2 रुपया का आइटम है, नहीं लिखो। लेकिन ये भी हो सकता है that depends upon the size of the business। साइज ऑफ द बिजनेस मतलब कोई 50,000 करोड़ का किसी का सेल होता है, उसमें 500 रुपया भी इरिलीवेंट है। आपको पता है
500 रुपया इरिलेवेंट है क्योंकि उनके लिए 500 रुपया, हमारे लिए 5 रुपया बराबर है। तो अब उनके लिए 500 रुपया भी इरिलेवेंट है, वो कोई मेजर हेड में लिख दो या फिर नहीं लिखने से भी चलेगा। आपको पता है नालको की, एक बार नालको नहीं, टीसीएस की शायद एक बार बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, 5 लाख के नीचे का मिस्टेक को या फिर खर्चा को हम खर्चा नहीं मानते। समझ में आई बात? इतना करोड़ का उसका टर्नओवर है कि 5 लाख के नीचे का फिगर का हम उसका कोई मिस्टेक नहीं मानते या फिर उसको डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, आप मांग सकते हो उसका हिसाब, लेकिन वो इन जनरली दर्शाते नहीं है, यही बात, क्योंकि करोड़ सब टर्नओवर उनका है। तो मोर ओवर ऑन आइटम मटेरियल ये लिखा हुआ था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में कौन था? देखिए ऑलरेडी तीनों कवर है, फिर भी बता दें। तो ये ऊपरी जितना भी था, सारे के सारे चीज जितना भी ऊपर में था, वो सारे कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सबको मिला करके। तो उनमें से कौन सा तीन को फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहा जाता है? मतलब दीज आर द assumption of the accounting going concern for the foreseeable period, consistency, methods of the accounting procedures are to be followed from year to year, and accrual when financial transactions are recorded when they occur, not received। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर नॉट रिसीव्ड, यही बात है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपकी बिजनेस में फॉलो हुआ है, ये माना जाता है, ऑलरेडी ये माना जाता है। समझ में आई बात? इट इज अज्यूम्ड दैट ऑलरेडी बीन फॉलो। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इज नॉट फॉलोड, देन आप स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करोगे, मतलब आप दर्शाओगे कि हम फॉलो नहीं करते हैं कोई भी कंसिस्टेंसी या अप्रूवल या कुछ भी। समझ रहे हो कि बात? तो इन जनरली बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम्ड दैट कि फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर बीइंग फॉलोड to do your accounting. If you do not follow, then you have to disclose that we are not following। ये समरी था, एंटायर आपकी पढ़ाई की चैप्टर की समरी था। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये वगैरह, और ये आपकी कुछ अकाउंटिंग एजम्पशन से ये लिखा हुआ है। हर एक चीज में पीपीटी बनाते हैं हम, तो ये तो अच्छी बात आपको कर देते हैं, ये फैसिलिटेट कर देते हैं, धन्यवाद। तो इसमें आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा मेन ईमेल आईडी जो होता है ये, इसमें पर्सनल ईमेल आईडी, आप यहाँ पे कुछ बात कर सकते हो। ऑफिशियल ईमेल आईडी जो दिए हैं उसमें ऑफिशियल लेटर लिखो, commerce@dhirendsir.online, इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और यही जो बता रहे थे, तो इस नाम पे हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है। कभी एक जमाना हुआ करता था भाई, रिसेंट ईयर्स में लॉकडाउन में ये, मतलब इसी के जरिए ही हम पढ़ाते थे, क्योंकि सबके साथ पास तक पहुंच नहीं पाएंगे। और भी बहुत सारा स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा 5 स्टूडेंट है, और फेसबुक में बहुत सारे, मतलब उसमें फेसबुक में जो बहुत सारे जुड़े हुए थे बीच में पढ़ने के लिए भाई, ठीक है ना। कोई फिल्म स्टार नहीं है, पढ़ने के लिए जुड़े हुए थे, तो सबको पढ़ाते हैं इसी के जरिए। और आगे जो रहेगा, अभी तक हुआ नहीं शुरू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे सीक्वेंस में इस यूट्यूब चैनल में जुड़ जाएंगे। इट्स वेरी मच सिंपल। ये आपको फाइंड धीरेन्द्र सर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स लिखा होगा, तो धीरेन्द्र सर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स को ढूंढोगे, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कॉमर्स वीडियोस सीक्वेंसली अपलोड इसके बाद हो जाएगा। पूरा करिकुलम ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, उसमें करिकुलम ही पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं। आप उसमें जाकर के हमें ढूंढ सकते हो। धन्यवाद, ठीक है।